नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एकेडमी ऑफ टीचर्स में स्वागत है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था गद्य शिक्षण की विधियाँ। गद्य शिक्षण की विधियों के अंतर्गत जो आधुनिकी पद्धति है अर्थात आधुनिक जो पद्धति हर्बर्ट की पंचपदी विधि पर आधारित है, उसी के आधार पर पाठ्य योजना तैयार की जाती है। हर्बर्ट की पंचपदी विधि के संबंध में आप लोग परिचित हैं ही। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि उस पर ये आधारित है। उसके बिना ये समझ में नहीं आएगा। तो आइए हम लोग आगे शुरू करते हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे पाठ्य योजना कैसे तैयार करें अथवा पाठ्य योजना के सोपान क्या क्या होते हैं गद्य पाठ्य योजना के अंतर्गत। तो गद्य पाठ्य योजना के अंतर्गत जो सोपान होंगे उनके बारे में हम लोग परिचित होंगे। इससे विभिन्न प्रकार के प्रश्न आते हैं, जैसे कि मान लीजिए पूछ लिया गया उद्देश्य कथन के पहले का सोपान क्या होता है, अथवा प्रस्तावना प्रश्न किसके बाद किया जाता है। ऐसे विभिन्न प्रकार के सोपान पूछे जाते हैं। अथवा ये प्रश्न पूछा जाता है कि पाठ्य योजना में प्रस्तावना प्रश्न पूछने का क्या औचित्य है, क्यों पूछे जाते हैं, अथवा प्रस्तावना प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, प्रस्तावना प्रश्न किस बेसिस पर होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं। उन सभी प्रश्नों को समझने के लिए, करने के लिए तथा बिना किसी कन्फ्यूजन के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। आइए देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं इसके सोपान। सोपान जो निम्न बताए गए हैं ये आपको एक बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स से यूनिवर्सिटी का एक PDF है, उससे आपको यहाँ पर सोपान प्रस्तुत किए जा रहे हैं। देखते हैं क्या क्या सोपान है। सबसे पहले छात्राध्यापक का नाम, जिस विद्यालय में पढ़ाते हैं उस विद्यालय का नाम, पढ़ाई जाने वाली कक्षा, छात्र संख्या, वर्ग इत्यादि सामान्य आवश्यक विवरण लिखे जाते हैं। अर्थात जो ये सामान्य परिचय होता है पहला सोपान। इसे आप सीधे तौर पर लिख सकते हैं सामान्य परिचय। तो ये पाठ के विषय में सामान्य परिचय होता है कि आप कौन सा पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, आपका प्रकरण क्या है, आपका विषय क्या है, उपविषय क्या है, तथा कौन सी कक्षा है, उसमें कालांश कौन सा है, कितने मिनट आप पढ़ाएंगे इत्यादि सामान्य परिचय दिए जाते हैं। उसके बाद दूसरा जो सोपान होता है वो होता है सामान्य उद्देश्य का। सामान्य उद्देश्य में जो है सामान्य उद्देश्य रखे जाते हैं। ये सामान्य उद्देश्य ऐसे उद्देश्य होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म गोल होते हैं। अभी हम आप लोगों को बताएंगे कि इनका मतलब क्या है। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखे जाते हैं। उसके बाद सहायक सामग्री, फिर पूर्व ज्ञान, उसके बाद प्रस्तावना, उसके बाद उद्देश्य कथन। तो उसके बाद विषयोपस्थापन के अंतर्गत पाठ्य सामग्री अर्थात पाठ्य सामग्री को प्रस्तुत किया जाएगा और शिक्षक द्वारा आदर्श वाचन, छात्रों द्वारा अनुकरण वाचन और अशुद्ध संशोधन, ये हुआ विषयोपस्थापन। उसके बाद विस्तृत व्याख्या जो होती है, इसको आप तुलना भी बोल सकते हैं। काठिन्य निवारण किया जाता है। काठिन्य निवारण के बाद बोध प्रश्न किए जाते हैं। बोध प्रश्न का मतलब ये होता है कि इसको हम तुलना कर सकें, है ना। बोध प्रश्न करने के बाद मौन वाचन। पुनरावृत्ति प्रश्न जो होते हैं ये विधि के अंतर्गत अर्थात प्रयोग, अर्थात आपने कितना सीखा उसका प्रयोग करेंगे, और गृह कार्य भी उसी के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये सोपान है। अब आइए इन सोपानों के बारे में समझते हैं, क्या है इनका मतलब। तो देखिए आपके सामने गद्य पाठ्य योजना प्रस्तुत है। जैसा कि हमने बताया था, सबसे पहला सोपान जो होता है वो होता है सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में आप देख रहे हैं विद्यालय का नाम, कक्षा, छात्र संख्या, कालांश, विषय, वर्ग, अध्याय, अवधि, दिनांक, प्रकरण इत्यादि लिखे हुए हैं। आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेने अथवा लिखने के चक्कर मत पड़िएगा, आपको PDF टेलीग्राम चैनल से अवेलेबल करा दिया जाएगा। आइए देखते हैं आगे क्या है। आगे जो है इसके बाद जो है आप अपना नाम लिखेंगे, छात्राध्यापक अथवा छात्राध्यापिका आप हैं उसका नाम अपना नाम लिखिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने बताया था कि सामान्य उद्देश्य लिखे जाते हैं। सामान्य उद्देश्य ऐसे उद्देश्य होते हैं जो तुरंत ही मतलब उसी कक्षा में पूरे नहीं किए जा सकते हैं। ये ऐसे उद्देश्य होते हैं जो आजीवन चलते रहते हैं। यही अंतर है गोल और एम में। तो सामान्य उद्देश्य जो होते हैं इनको आप लॉन्ग टर्म प्रोसेस में लेकर चलते हैं। सामान्य उद्देश्य आप अपने हिसाब से लिखते हैं अथवा किसी पुस्तक से लिख सकते हैं जिसमें दिया हुआ, जैसे इसमें दिया है छात्रों को इस योग्य बनाना है कि पाठगत ध्वनियों, शब्दों एवं वाक्यों का शुद्ध उच्चारण कर सकें, पाठगत भाव एवं विचारों को ग्रहण कर सकें, नूतन पदों का परिचय प्राप्त कर सकें, पाठ के प्रति उनमें अनुराग में वृद्धि हो। इस योग्य बनाना कि आदर्शों से प्रेरणा लेकर अपने चरित्र का निर्माण कर सकें। जैसा कि हमने अभी बताया कि सामान्य उद्देश्य ऐसे उद्देश्य नहीं होते हैं जो तुरंत पूरे हो जाएं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं चरित्र का निर्माण करना एक दिन का काम नहीं है। आप 45 मिनट में या 35 मिनट में आप उसको नहीं पूरा कर सकते हैं। तो ये सामान्य उद्देश्य ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म गोल के लिए होते हैं। तो इसी प्रकार से आप सामान्य उद्देश्य लिखते हैं कि
भाषा कौशलों का विकास करना, संप्रेषण क्षमता का विकास करना, राष्ट्रीयता का विकास करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। इसी प्रकार से आप सामान्य उद्देश्य ऐसे बनाएंगे जो महत्वपूर्ण तो हों लेकिन वो काफ़ी लंबे समय में पूरे होने वाले हों, तो ये होंगे सामान्य उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं ये विशेष उद्देश्य होते हैं। विशिष्ट उद्देश्यों को आप कंटेंट के आधार पर, अर्थात जो टेक्स्ट आप पढ़ाने जा रहे हैं, जो पाठ अथवा प्रकरण आप पढ़ाने जा रहे हैं उसके आधार पर तैयार करते हैं। प्रस्तावना जो विशिष्ट उद्देश्य जो लिखे जाते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, उनके लिखने के लिए ब्लूम टैक्सोनॉमी का उपयोग किया जाता है। ब्लूम टैक्सोनॉमी में जो एक्शन वर्ब्स होती हैं उनका उपयोग करके आप बनाते हैं कि जैसे कि अब यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्यों को, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पर ध्यान देने लायक है कि छात्रों के समस्त कौशलों का विकास करना है, ऐसे लैंग्वेज का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि पाठ के पठनोपरांत छात्र कर सकेंगे, क्या क्या कर सकेंगे, आदर्श वाचन के माध्यम से श्रवण कौशल का विकास कर सकेंगे, अनुवाचन के माध्यम से पठन कौशल का विकास हो सकेगा, प्रश्नोत्तर के माध्यम से कथन कौशल का विकास हो सकेगा, कक्षा कार्य गृह कार्य के माध्यम से लेखन कौशल का विकास हो सकेगा। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ एक कौशलों का विकास को स्पेसिफिक कर दिया गया है। इसी प्रकार से अगर आप सुभाषितान पढ़ाना जा रहे हैं, उसमें 4-5 श्लोक हैं कि उद्यमे निषिद्धन्ति कार्याण्यम अनर्थे न सुप्त सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, ऐसे विभिन्न प्रकार की सूक्तियाँ हैं। तो आप उनके आधार पर प्रश्न बनाएंगे कि मान लीजिए कि विद्यार्थी उद्यम शब्द से परिचित हो सकेंगे, विद्यार्थी अपने शब्दकोश का विकास कर सकेंगे, तो ये हुआ ज्ञान आधारित। इसी प्रकार से विद्यार्थी श्रम और परिश्रम में अंतर कर सकेंगे, ये आपका अवबोध स्तर पर होगा। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी पर जब आप जाएंगे तो उसमें नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन जो 3 लेवल हैं, ज्ञान, अवबोध और अनुप्रयोग, ये जो 3 स्तर हैं, इन्हीं 3 स्तर से प्रत्येक से कम 2 उद्देश्य लिखने का विधान है, यह ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से 6 आप उद्देश्य लिखेंगे, 2 उद्देश्य आप चयन करेंगे जो ज्ञान स्तर के हों, उसके बाद अनुप्रयोग स्तर पर हो, तो हाँ क्षमा करें, अवबोध स्तर पर हो, उसके बाद अनुप्रयोग स्तर पर हो। अब ज्ञान, अवबोध और अनुप्रयोग समझने के लिए आप गैगने के हायरार्की को समझ सकते हैं अथवा आप ब्लूम टैक्सोनॉमी को देख सकते हैं। तो पहले उनको देख लीजिए तभी समझ पाएंगे आप। तो ये विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार से तैयार किए जाते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि विशिष्ट उद्देश्य किस आधार पर तैयार किए जाते हैं। अगला जो बिंदु है, छात्रों को विषयगत विशिष्ट ज्ञान प्रदान करना। तो विषयगत ज्ञान प्रदान करना, आप इसको विषयोपस्थापन कह सकते हैं। प्रस्तावना, जैसे प्रस्तावना है उसके बाद विषयोपस्थापन आता है ना, तो विषयोपस्थापन है ये। तो सहायक, अब उसी के अंतर्गत आप ये हिंट देंगे कि आप कौन कौन सी सहायक सामग्री का उपयोग करेंगे, विशिष्ट सामग्री हो या सामान्य सहायक सामग्री हो। उसके बाद ये सोपान जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान हम लोग कब लिखते हैं, विशिष्ट उद्देश्यों के बाद, अर्थात प्रस्तुतिकरण के पहले ही, क्षमा करें, प्रस्तावना कौशल के पहले ही हम लोग पूर्व ज्ञान को लिखेंगे। क्योंकि प्रस्तावना कौशल इसी आधार पर तैयार किए जाते हैं कि आप एज्यूम करके जाते हैं कि इतना तक बच्चे को आता होगा, ठीक। तो पूर्व ज्ञान प्रस्तुतिकरण के पहले आता है। इसके बाद अगला जो क्रम है, अब इसमें आप देख सकते हैं पाठ्य योजना आप लोगों के सामने उपस्थित है। यहाँ पर देखिए प्रस्तावना कौशल, जैसे मैंने बताया कि पूर्व ज्ञान का पता लगाने के बाद प्रस्तावना, तो प्रस्तावना में प्रस्तावना प्रश्न जो विभिन्न प्रकार के तैयार किए जाते हैं। प्रस्तावना कौशल का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि छात्रों की रुचि जागृत करना तथा प्राचीन ज्ञान को नवीन ज्ञान को एक्सेप्ट, ग्रहण करने के लिए उन्हें हम तैयार करें तथा उन्हें को पुराने ज्ञान से जोड़ सकें, अथवा ये भी पता लगा सकें कि वो कितना उनको पुराना ज्ञान पता है, उसके आगे हम तैयार कर सकें, अर्थात हम उनकी नींव को मजबूत करते हैं। ये हमारा प्रस्तावना कौशल का मुख्य उद्देश्य होता है। तथा प्रस्तावना कौशल में ऐसे प्रश्न रखे जाते हैं जो एकदम सामान्य हों, मतलब जिनको सुन करके बालक को ये ना लगे कि सर कहीं के हुआ है, उनको ये लगे कि सर तो हमारे एकदम मित्र की तरह हैं और ये तो एकदम हवाई मतलब एकदम लड्डू जैसा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो वहाँ पर बालक को लगेगा कि वाह वो कक्षा बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो इसीलिए पहले सरल क्वेश्चन किए जाते हैं, उसके बाद अंतिम क्वेश्चन जो होता है वो कठिन किया जाता है। जिसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ समस्यात्मक प्रश्न रखा गया है 1 2 3 4, आप कम से कम 4 क्वेश्चन रखेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा प्रस्तावना कौशल में। तो अंतिम जो प्रश्न होता है वह समस्यात्मक होता है। समस्यात्मक इसलिए रखा जाता है कि बालक को लगे कि
हाँ हमें कुछ नहीं आता, उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए, हमें उसको डराना नहीं है, हमारा मुख्य उद्देश्य उसकी जिज्ञासा को बढ़ाना है कि वो सीखने के लिए तत्पर हो जाए। और फिर उसी उसी शब्द को हम आधार बनाकर, उसी बिंदु को आधार बना करके अपनी विषय वस्तु को प्रस्तुत करते हैं। ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारा समस्यात्मक प्रश्न वहीं पर अंतिम में जाकर रुकता है जहाँ से हमारा विषय वस्तु शुरू होने वाला होता है। तो अब देखिए उद्देश्य कथन। अब यहाँ पर भी प्रश्न आता है कि उद्देश्य कथन कब किया जाता है, तो प्रस्तावना कौशल के बाद उद्देश्य कथन किया जाता है। आप उद्देश्य कथन कैसे करेंगे, आप सामान्यतया बोल देंगे कि आज हम लोग सूर्योदय के विषय में पढ़ेंगे, अथवा आज हम लोग समुद्र तट के विषय में पढ़ेंगे। बस इतना सामान्य से आपको पाठ की जानकारी देना इसका उद्देश्य होता है। ये देखिए छात्रों को उद्देश्य ज्ञान हो जाता है, अर्थात उन्हें पढ़ना क्या है। अब प्रस्तुतिकरण किया जाता है, प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत जो हमारा पाठ्य वस्तु है उसका ज्ञान विद्यार्थी को कराया जाता है और इसमें विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पद आते हैं, उन पदों को आप देखिए। पद में सबसे पहले आदर्श वाचन किया जाता है। प्रस्तुतिकरण करते समय सबसे पहले आदर्श वाचन किया जाएगा। शिक्षक जो है विभिन्न आरोह अवरोह पूर्वक विरामादि चिन्हों का प्रयोग करके गद्य का आदर्श वाचन करेगा, विद्यार्थी उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इस प्रकार से विद्यार्थी के श्रवण कौशल का विकास होता है। अब जब आदर्श वाचन शिक्षक कर लेगा तो उसी का अनुकरण करके विद्यार्थी बोलेगा। किसी एक विद्यार्थी को खड़ा कर देगा शिक्षक और वो फिर अनुकरण वाचन करेगा, या दो चार को खड़ा कर लेंगे, तो ये अनुकरण वाचन है। तो अनुकरण वाचन में छात्र वाचन में प्रवीण होते हैं, ये शिक्षण का प्रतिफल होता है ना। अब आगे देखते हैं अशुद्धि संशोधन। अब यहाँ पर देखिए अशुद्धि संशोधन का मतलब ये है कि अशुद्धि संशोधन का मतलब काठिन्य निवारण से आप समझ सकते हैं। इसमें जो अनुवाचन में जो कुछ बालक ने गलतियाँ कर दी हैं उन शब्दों को शिक्षक बोर्ड पर नोट कर सकता है, उनके बारे में बता सकता है कि यहाँ ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था। और फिर काठिन्य निवारण का पद आता है। ये सब प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत ही हैं। काठिन्य निवारण के अंतर्गत हमने जैसा बताया था कि गद्य शिक्षण की विधियों के अंतर्गत जो अर्थ अवबोध विधि का उपयोग किया जाता है उसमें विभिन्न प्रकार के आपने उदाहरणों को देखा था, वाक्य प्रयोग के द्वारा अथवा तुलना के द्वारा। इसी प्रकार से नए नए शब्द आप प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए तुलना का उपयोग किया गया, सूर्योदय, भानुदय, शशि, चंद्र, उषा काल, सूर्योदय काल। तो यहाँ देखिए तो ये युक्तियों का विभिन्न जो काठिन्य निवारण की युक्तियाँ होती हैं, जैसे संधि विच्छेद बता दिया गया, ठीक, सूर्य धनुदय, सूर्योदय, यहाँ सूर्योदय के बारे में परिचय करा दिया गया। इसी प्रकार से कोश विधि का उपयोग किया गया, अर्थात चंद्र का मतलब होता है कोश, अर्थात उसका एक पर्यायवाची प्रस्तुत करा दिया गया है ना। उषा काल, सूर्योदय काल। इसी प्रकार से कलख मतलब शब्द विशेष। तो विभिन्न प्रकार के विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न युक्तियों से शिक्षक काठिन्य निवारण कर देगा। काठिन्य निवारण करने का मतलब ये शब्दों का अर्थ बता देगा। तो कठिन, अब उसके बाद शिक्षक भाषानुवाद कर देगा छात्रों के सहयोग से। तो इसमें शिक्षक छात्रों का सहयोग लेकर के भाषानुवाद कर देगा। भाषानुवाद के बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। भाषानुवाद के बाद व्याख्या भी प्रस्तुत की जाती है यथा अवसर, जहाँ जरूरत हो वहाँ पर। बोधात्मक प्रश्न जो होते हैं ये बोध हुआ बालक को कि नहीं, बालक ने कितना समझा, इसके लिए कराए जाते हैं। मतलब प्रस्तुतिकरण के बाद बोध प्रश्न करा दिए जाएंगे। तो बोध प्रश्न में जैसे कि सूर्य कब उदय होता है, सच शीतल रश्मि से क्या करती है, अर्थात उसका बोध अगर नहीं हो पाया है, इसको आप सामान्यीकरण से समझ सकते हैं। शिक्षक सामान्यीकरण करता है और उसके बाद तुलना यहाँ पर किया जा रहा है, जो हर्बर्ट की पंचविधि में आप लोग पढ़े हैं। तो यहाँ पर शिक्षक तुलना कर रहा है बोध प्रश्न के माध्यम से। यहाँ ये भी प्रश्न आता है कि बोध प्रश्न का संबंध किस सोपान से है, तो यहाँ पर तुलना से है। अब इसके बाद सार कथन करेगा शिक्षक, अर्थात सामान्यीकरण कर रहा है वो। सामान्यीकरण के अंतर्गत मौन वाचन भी होगा। मौन वाचन इसलिए कराया जाता है कि विद्यार्थी उसका अर्थ समझ सकें, चुपचाप वो सुने, अपने आप एक बार मंथन कर सकें, मनन कर सकें उन्होंने क्या पढ़ा है। इसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न किए जाते हैं, ये इसे आप प्रयोग के अंतर्गत रखेंगे। जो प्रयोग सोपान है उनका तुलना, सामान्यीकरण तथा उसके बाद क्या आता है प्रयोग, तो ये प्रयोग के अंतर्गत होगा। इसी प्रकार से कक्षा कार्य में कुछ दे देगा, तो ये पुनर्मूल्यांकन प्रश्न अथवा पुनरावृत्ति प्रश्न इनको कहा जाता है। और अंतिम सोपान यहाँ पर है गृह कार्य दे देता है शिक्षक, अर्थात जो विशिष्ट उद्देश्य वो पूरा नहीं कर पाया वो गृह कार्य के अंतर्गत दे देगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने पढ़ा कि सोपान क्या क्या होते हैं तथा सोपानों का क्या संबंध है हर्बर्ट की पंचपदी विधि से। इसको एक बार फिर से समाप्त करना चाहूँगा। जिस प्रकार से आप लोगों ने सबसे पहले
हर्बर्ट की पंचपदी विधियों के अंतर्गत पढ़ा था। पहला क्या था? प्रस्तावना, विषयोपस्थापन दूसरा, उसके बाद प्रस्तुतिकरण, उसके बाद प्रस्तुतिकरण के बाद क्या था? प्रस्तुतिकरण के बाद सामान्यीकरण, सामान्यीकरण के बाद तुलना, उस तो क्षमा करें, तुलना, सामान्यीकरण, उसके बाद प्रयोग। अर्थात स्पष्टता को उन्होंने दो भाग में वो किया था, प्रस्तावना और विषयोपस्थापन में। तो इस प्रकार से 5 वो थे। अब प्रस्तावना में आप लोग वो उसके बारे में सामान्य परिचय प्रस्तुत कराएंगे, प्रस्तावना कौशल के माध्यम से उसे उस बिंदु तक ला देंगे। तो ये हो जाएगा प्रस्तावना। विषयोपस्थापन का जो होता है वो प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत आता है, और प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत आप लोग आदर्श वाचन करते हैं। शिक्षक पहले आदर्श वाचन करेगा, उसके बाद विद्यार्थी अनुकरण वाचन करेंगे, उसके बाद कठिन निवारण किया जाएगा। तो ये होगा विषयोपस्थापन, अर्थात प्रस्तुतिकरण हो रहा है यहाँ पर। विषयोपस्थापन के बाद तुलना की जाती है। तुलना करने के लिए शिक्षक बोध प्रश्न करता है, बोध प्रश्न अथवा पाठ विकासात्मक प्रश्न करता है, तो वो होता है तुलना। सामान्यीकरण जो होता है उसमें शिक्षक सार कथन करता है तथा विद्यार्थियों से मौन वचन करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये होते हैं आपने समझा इसको तुलना। उसके बाद सामान्यीकरण, और सामान्यीकरण के बाद जो पद आता है वो होता है प्रयोग। तो प्रयोग के अंतर्गत शिक्षक पुनर्मूल्यांकन प्रश्न करेगा अथवा पुनरावृत्ति प्रश्न करेगा, और कक्षा कार्य कर देगा। उसी के अंतर्गत वो पूछेगा कि रामा में जैसे रमया है तो कौन सी विभक्ति है। हो सकता है कि वो रमया का ना बताया हो, संध्या का बताया हो, तो उसने उससे रिलेट करके उसे प्रस्तुत कर दिया, अर्थात विद्यार्थी ने क्या सीखा उसका अनुप्रयोग वो पूछ लेगा। तो ये प्रयोग के अंतर्गत आ जाएगा। और फिर कक्षा कार्य। तो उम्मीद है दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों को समझ में आया होगा गद्य शिक्षण के सोपान क्या क्या होते हैं। पाठ योजना इस प्रकार से कंप्लीट होती है। तो जुड़े रहिए ऐसे ही। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, तथा ये मत भूलिएगा सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अन्यथा आप सोचेंगे कि आपने सब्सक्राइब तो कर लिया लेकिन आपको वीडियो तब तक नहीं आएगी जब तक आपने नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं किया है, अर्थात वहाँ जो घंटी बनी होती है उसे दबाना ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।